हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था, मैं हॉर्टिकल्चर में आपको बेसिक पढ़ा रहा था। तो अपना जो पिछले सेक्शन में मैंने सेशन में आपको पढ़ाया है हॉर्टिकल्चर का महत्व, और अपना कह सकते हैं जैसा कि कुछ मैंने महत्वपूर्ण शाखा भी करवा दी है। ये अपना जो है कह सकते हैं 4th सेशन है हॉर्टिकल्चर। आप कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर का अपना कह सकते हैं खनिज एवं पोषण का मान चल रहा था। मैंने लास्ट अपना कुछ कारणवश और एक कैमरे की बैटरी जो है डाउन हो गई थी, इस कारण बंद हो गया था। तो मैं कह सकता हूँ अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट खनिज एवं पोषण का मान में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मैं वर्गीकरण पढ़ा रहा था आपको, लेकिन मैं अभी दोबारा से आपको करवा देता हूँ खनिज एवं पोषण के मान। ठीक है, चल देखो, खनिज एवं पोषण के मान में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको एक संस्थान बताई थी ICMR, इंडियन काउंसिल इन मेडिसिन रिसर्च। से कहाँ है बेटा? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है बेटा? नई दिल्ली। इसकी एक संस्थान आती है जिसको बोलते हैं अपन नेन। क्या बोलते हैं इसको? न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट और न्यूट्रिशन। ये कहाँ है बेटा? हैदराबाद में। कहाँ है बेटा? हैदराबाद में। ये भी मैंने आपको बताया। ये एक जो संस्था है जो इन कहती है कि एक स्वास्थ्य मानव को पर डे प्रतिदिन कितनी फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ये कहती है। तो ये एक रिपोर्ट जारी करती है। तो आप कह सकते हैं जैसे कि इसने एक रिपोर्ट जारी की। तो अगर पुरानी रिपोर्ट क्या कहती है अपने पुरानी रिपोर्ट क्या कहती है बेटा और न्यू रिपोर्ट क्या कहती है? ठीक है, देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं सब्जियां, देखो जो नीन है हैदराबाद में, ये एक रिपोर्ट जारी करती है। और आप कह सकते हैं पुरानी रिपोर्ट के अनुसार तो एक स्वास्थ्य व्यक्ति को 300 ग्राम, कितने? 300 ग्राम 300 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रति व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। न्यू रिपोर्ट के अनुसार क्या है इसमें? 350 ग्राम है ना, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, याद रखना। तो अपन लोग कह सकते हैं कि इस नेशनल इंस्टीट्यूट और न्यूट्रिशन हैदराबाद संस्थान है जिसे किसकी ICMR इंडियन काउंसिल इन मेडिसिन रिसर्च जो नई दिल्ली में, वो एक रिपोर्ट जारी करती है। तो उसको एक स्वास्थ्य व्यक्ति को 300 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति के हिसाब से सब्जी का सेवन करना चाहिए। नई रिपोर्ट आती है उसके अनुसार कहते हैं कि 350 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए या सब्जी का सेवन करना चाहिए। अगर मैं फल में देखूं तो अगर हम बात करें फल की, तो जो पुरानी रिपोर्ट में कितना है बेटा? 120 ग्राम। कितना? 120 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ठीक, अगर अपन जो कहें नई रिपोर्ट के अनुसार की बात करें तो नई रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 150 ग्राम। कितना बेटा? 150 ग्राम व्यक्ति प्रति व्यक्ति हिसाब से अपन को फल का सेवन करना चाहिए। ये तो थी किसके अनुसार? अपन ICMR के नीम जो है संस्थान है हैदराबाद में, उसके अनुसार। ठीक है, अब आओ इसके बाद खनिज एवं पोषण के मान में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको बता रहा था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट चल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मानव के कह सकते हैं जैसा कि मनुष्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? क्योंकि मनुष्य के सबसे अगर ऊर्जा का स्रोत है तो क्या है? कौन है? ये क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है आप कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बना होता है और मनुष्यों का सबसे ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगर आप कह सकते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से
4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 4.3 कैलोरी ऊर्जा है, ये भी याद रखना। तो याद रखना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी? 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आया? मनुष्यों का ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों से मिलकर बना होता है। ये भी याद रखना। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट की वर्गीकरण, मैंने आपको लास्ट में शायद कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में बताया था। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। वो कौन कौन से वो देखो। एक तो होता है मोनोसेकेराइड, क्या होता है बेटा? मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है अपने पास डाइसेकेराइड, तीसरा होता है अपने पास पॉलीसेकेराइड। क्या होता है बेटा? पॉलीसेकेराइड। ये इसे ओलियोसेकेराइड भी बोल देते हैं, है ना, ओलियोसेकेराइड। चलो, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में ये 3 प्रकार से होते हैं। एक तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड में क्या है? क्योंकि मोनोसेकेराइड वो होते हैं बेटा, तो हमेशा याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम प्रकार होता है। आया? कह सकते हैं जैसा कि अपन इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अपन कह सकते हैं अंगूर का मुख्य शर्करा होते हैं कौन से बेटा? ग्लूकोज। ठीक है। फल की शर्करा कौन से होते हैं? कि फ्रूट में कौन सी शर्करा पाई जाती है बेटा? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर कसते अनाज और फल की बात करें, सबसे ज्यादा अनाजों में तो गलेक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगर अपन कसते कॉर्न बेरी, तो कॉर्न बेरी में मेनो शर्करा पाई जाती है। कौन सी बेटा? मेनो शर्करा। तो याद रखना मोनोसेकेराइड की अगर हम बात करें, मोनोसेकेराइड ये इसको अपन कर सकते विभाजित नहीं कर सकते। आया? विभाजित नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम प्रकार होता है याद रखना। अगर मैं इसके ये देखूं तो जैसा कि अंगूर में एक शर्करा होती है, अंगूर की शर्करा क्या है भाई? ग्लूकोज। अपन कह सकते हैं फल की शर्करा कौन सी है भाई? तो फल की शर्करा होती है बेटा फ्रक्टोज। अगर अपन कह सकते अनाज, अनाज में कौन सा होता है बेटा? गलेक्टोज। एक होती है कॉर्न बेरी, कॉर्न बेरी में होती है जैसे मेनो शर्करा। कौन से बेटा? मेनो शर्करा। तो याद रखना, अगर कह सकते हैं अपन, अगर कह सकते हैं मोनोसेकेराइड में इसे अपने विभाजित तो नहीं कर सकते। सबसे सरल प्रकार होता है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे स्पष्ट रूप होता है ना। सबसे पहला जो प्रकार होता है मोनोसेकेराइड है, दूसरा डाइसेकेराइड है, तीसरा पॉलीसेकेराइड है। कह सकते हैं सबसे सरलतम प्रकार है अंगूर की शर्करा होती है ग्लूकोज। ठीक है। 2 ग्लूकोज के अणु से क्या बनते हैं बेटा? माल्टोज शर्करा। जो किसकी है? जो की है। कह सकते हैं जैसा कि अंगूर की शर्करा होगी, फल में फ्रक्टोज शर्करा है, जैसा कि अपन कह सकते हैं अनाज में ग्लेक्टोज शर्करा है, और अपन कहते हैं कॉर्न बेरी में मेनो शर्करा पाई जाती है। ये तो हो गया किसका केस? मोनोसेकेराइड। अब चलो किसमें? डाइसेकेराइड। चलो डाइसेकेराइड। चलो डाइसेकेराइड क्या है? 2 मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। ठीक आया?
दो मोनोसेकेराइड के अणु मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करता है ना, याद रखना। याद रखना, डाइसेकेराइड दो मोनोसेकेराइड से मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करता है। अगर यूं कहें जैसा कि गन्ना, गन्ना में और चुकंदर, इसकी मुख्य शर्करा होती है बेटा सुक्रोज। कौन सी होती है बेटा? सुक्रोज। तो गन्ना और चुकंदर में कौन सी शर्करा होती है बेटा? सुक्रोज होती है। जैसा कि जो है, जो की मुख्य शर्करा होती है कौन सी? माल्टोज। कौन सी बेटा? माल्टोज होते हैं। अगर अपन और कह सकते हैं जिसे दूध है, दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। याद रखना, क्योंकि दूध का मीठापन भी तो किसके कारण होता है? लैक्टोज शर्करा के कारण। दूध का मीठापन जो होता है वो लैक्टोज शर्करा के कारण होते हैं। अगर कह सकते हैं गन्ना और चुकंदर दोनों में होता है सुक्रोज, और जो कि मुख्य शर्करा होते हैं माल्टोज। देखो अब ये कैसे बनते हैं वो देखना। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो है अपन कहते हैं ग्लूकोज और मलकर और फ्रक्टोज दोनों से मिलकर बनती है कौन? सुक्रोज। अगर मैं ये कहूं, यहां लिखो, सुक्रोज जो है किससे मिलकर बनती है? एक तो ग्लूकोज से और कहते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ठीक है, दोनों से मिलकर बनती है। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज किससे मिलकर बनता है? तो याद रखना दो ग्लूकोज से, दो ग्लूकोज से बनता है। अगर अपन और की बात करें जैसा कि कह सकते हैं गैलेक्टोज। तीसरा अपने पास आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, चलो आगे मैं मिटाता हूं। देखो पॉलीसेकेराइड, अगर पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड बहुत सारे या अधिक, मतलब बहुत सारे या अधिक मोनोसेकेराइड मिलकर, बहुत मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा? तो पॉलीसेकेराइड जो है अपन कह सकते हैं मोनोसेकेराइड मिलकर, बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। याद रखना, ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें स्टार्च हैं, सेलुलोज हैं, हाँ, और ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है। स्टार्च सबसे ज्यादा किसमें होता है बेटा? आलू में। सेलुलोज की बात करें तो याद रखना 99.99, याद रखना सबसे ज्यादा कपास की रुई सेलुलोज की मिलकर हाँ सेलुलोज की बनी होती है ना। ग्लाइकोजन कह सकते हैं पक्षियों में, है ना बेटा, पक्षियों में पाया जाता है। तो याद रखना बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करेगा। स्टार्च आलू में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। सेलुलोज 99.99%, अगर हम बात करें तो ये कपास की जो रुई होती है ना वो इससे बनती है ना। ग्लाइकोजन पक्षियों में पाया जाता है। अब आगे देखो, अगर अपन देखें फल और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फल और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, देखो फल और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, देखो अगर मैं फल में बात करूं
तो सबसे ज्यादा फलों में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा किशमिश। किशमिश सभी जानते हैं, किशमिश जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं दाक दाक, ठीक है। कुछ अब अगर आपने देखा हो खीर है, लाडू बाटी वगैरह कुछ बनाते हैं उसमें डालते हैं काजू बादाम दाक। हाँ, तो काजू बादाम तो ड्राई फ्रूट में आता है ऐसे तो, हाँ ड्राई फ्रूट सबसे प्रोटीन इनका अच्छा स्रोत माना जाता है। ड्राई फ्रूट विटामिन है, प्रोटीन है, इनका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो किशमिश में सब, क्योंकि ये अंगूर की ऐसी वैरायटी है जिसके किशमिश बनाई जाते हैं, है ना। तो याद ना रेजिन याद रखना है ना, अंगूर की एक ऐसी वैरायटी थॉमसन सीडलेस। कौन सा होता है बेटा? थॉमसन सीडलेस। तो अपन उसमें कह सकते हैं 77.3% के लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखना है ना। कितना है बेटा? 77.3% कार्बोहाइड्रेट है। ये किसकी बनती है? अंगूर की थॉमसन सीडलेस, ये एक वेराइटी जिससे अपन किशमिश बनाने में उपयोग किया जाता है, इस वेराइटी का याद रखना, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जैसा कि अपन और आगे बात करें, सूखा करौंदा है, कसते जैसा कि खजूर है ना, खजूर, और कसते जैसा कि, और कार्बोहाइड्रेट सफेद कार्बोहाइड्रेट और सूखा करौंदा है ना, सूखा करौंदा है, किशमिश है, और ताजा खजूर हो गए, है ना, खजूर हो गया। सबसे मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है केला। किसमें बेटा? केला। केले में कितने? 26 से 27% के लगभग है, क्योंकि इससे कह सकते हैं अपन त्वरित ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्योंकि केले में कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट फलों में सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है केला, है ना। क्योंकि अपन जो कर सकते हैं, अगर जब आपने कभी देखा होगा, जब अपन हमारे शरीर में एनर्जी ऊर्जा नहीं रहती है, अगर आपने एक दो केला खा लिया तो तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत माना जाता है केला। इसमें 26 से 27% अगर अपन कह सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और शीघ्र ऊर्जा देने वाला अगर फल है तो भी कौन है बेटा? केला, याद रखना, ठीक है। चल आगे की और देखें। अगर मैं सब्जियों में देखूं, देखो अगर मैं सब्जियों में देखूं तो अगर सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखें, देखो सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें तो देखें, सबसे पहले आता है कसावा, जिसको टेपियोका के नाम से भी जानते हैं। कितने परसेंट है? 38% है, जो सब्जियों में क्या है बेटा? सर्वाधिक है। आया? देखो कभी आपने कसावा, तो ऐसा तो मैंने भी फोटो में देखा है, ना कि मैंने इसकी सब्जी खाई है, ठीक है। कसावा का बॉटनिकल नाम क्या होता है? मनी हॉट अंडुलाटा। क्या होता है बेटा? मनी हॉट अंडुलाटा। सब्जियों में सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें 38 है। इसे मनी हॉट अंडुलाटा इसका बॉटनिकल नेम है। इसे टेपियोका के नाम से भी जानते हैं। देखो इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत जैसा कि आलू है, आलू के बाद शकरकंद जिसे स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं। शकरकंद में कितना है? 28% है। आलू की अगर हम बात करें तो याद रखना उसमें 22% के लगभग उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर उसमें और बात करें आगे तो शकरकंद, तो इसे स्वीट पोटैटो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें तो अपन कह सकते हैं जैसे कि शकरकंद में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें तो 28% है। कितना बेटा? 28% है। अगर अपन देखें आलू में कितना है? 22%। कितना है? 22%, ठीक है, याद रखना।
चलो आगे। इसको लिखो। अच्छा, तो फल सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको समझ में आया। किशमिश अंगूर से बनाई जाती है, थॉमसन सीडलेस वेराइटी से 73% के लगभग कह सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। सूखा करोंदा है, ताजा खजूर है, केला, केले में अगर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कह सकते हैं फलों में अगर 26-27% है। शीघ्र ऊर्जा देने वाला फल है, इसे कल्पत्रु वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, सोवरक का फल के नाम से भी जानते हैं, और ये देवताओं का प्रिय फल के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसका महत्व देखें तो धार्मिक, मैंने आपको पुराने पिछले सेशन में बताया था इस बारे में। कह सकते हैं जैसा कि सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखें तो कसावा, मनी हॉट, अंडुलाटा इसका बॉटनिकल नेम है, टेपी के नाम से जानते हैं। 38% इसमें सर्वाधिक हैं क्या बेटा कार्बोहाइड्रेट। शकरकंदी, स्वीट पोटैटो है 28 हैं, और आलू में 22% है। आगे देखो, इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट, वसा। अच्छा, देखो वसा क्या है भाई, फैट। देखो एक वसा का 1 ग्राम अणु, वसा के 1 ग्राम अणु से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। कितनी? तो याद रखना 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त किससे होते हैं? 1 ग्राम अणु के। किससे? वसा का 1 ग्राम अणु से अपघटन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितने गुना है? 2.5 गुना है, याद रखना। ठीक है, अधिक ऊर्जा देती है। ठीक है, चलो एक ग्राम अणु के अपघटन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है बेटा? 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलते हैं 1 ग्राम अणु के अपघटन से। आया, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कितना गुना? 2.5 गुना। कितना बेटा? 2.5 गुना। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना ऊर्जा मिलते हैं, याद रखना। क्योंकि वसा एक संचित ऊर्जा होती है। क्या होती है बेटा? क्योंकि अपन यूँ कहें, अभी लिख लेंगे कि वसा जो है अपन कह सकते हैं एक संचित ऊर्जा होती है, कह सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर की जो चमड़ी है, हमारे शरीर की जो चमड़ी होती है, जिसके नीचे आपने देखा होगा कभी लग जाती है, अपने के ऊपर की जो चमड़ी होती है, जो लगने के कारण किसी कारण कट जाती है, चिरा लगाने पर आपने देखा होगा। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर ये उसकी जगह क्या करते हैं बेटा? तो याद रखना, ये वसा जो है जो संचित रहती है वो कार्बोहाइड्रेट कमी होने पर उसको पूरा करती है। ये भी याद रखना आप। ठीक है, दूसरी बात कर सकते हैं अपन, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कमी होने पर इसको काम आती है कोर वसा। ठीक है, याद रखना, अगर वसा में घुलनशील, अगर अपन कह सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें, देखो वसा में विले विटामिन की बात करें, A, D, E, K, जिसको
अधिक भी बोलते हैं ना। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। ये वसा में विले विटामिन होता है जो, अरे इन विटामिनों को हमारे शरीर में संचित रहता है, मतलब संग्रहण होता है, ये याद रखना, ठीक है। याद ना, आपने अगर हमारे बॉडी में, हमारे शरीर की बॉडी में अगर वसा की अधिकता हो जाती है तो मोटापा हो जाते हैं। क्या होता है बेटा? मोटापा की समस्या हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टे ओबिसिटी। तो याद रखना, वसा की अधिकता से हमारे बॉडी में ओबिसिटी की समस्या दिखाई देती है। अगर वसा की अधिकता होने पर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की समस्या दिखाई देती है, क्योंकि यह हार्ट जो पेशेंट होता है ना, उसमें ये समस्या होती है, क्योंकि धमनियों में क्या होते हैं, हमारे जो हृदय की जो धमनियां हैं उसमें क्या होता है बेटा, फैट का जमा हो जाता है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये हार्ट में दिक्कत आती है। तो इसको बोलते हैं अपन हाइपर कोलेस्ट्रोमीलिया की समस्या दिखाई देती है। याद, अब अगर हम बात करें वसा की मात्रा, फल व सब्जियों में वसा की कितनी कितनी मात्रा है वो याद कर लेते हैं ना। वसा की अधिकता, वसा की अधिकता से ओबेसिटी की समस्या आती है। वसा की अधिकता से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की समस्या आती है। आया? वसा की अधिकता से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की समस्या आती है। अगर अपन इनकी मात्रा बात करें तो फल व सब्जियों में, तो आपने याद रखना, फैट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फल में देखें तो वसा, एक तो अपना अखरोट, इसमें 64% के लगभग हैं। बादाम है जिसमें अपन कहते हैं 58% है। अगर अपन कहते हैं जैसे कि काजू की अगर हम बात करें 46.9% के लगभग पाई जाती है ना। याद रखना, ये तो होगी किसमें? फलों में। अगर अपन सब्जियों की बात करें तो देखो, क्योंकि हरी पत्तीदार सब्जी जो होती है, हरी पत्तीदार सब्जियों में अगर कह सकते हैं अपना वसा अनुपस्थित होती है, कह सकते हैं सब्जियों में वसा की बहुत कमी पाई जाती है ना, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आलू की बात करें तो आलू में 1.14% के लगभग उसमें फैट पाया जाता है ना। जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जियों में वसा अनुपस्थित होती है। अगर अपन यूँ कहें सब्जी में आलू, तो आलू में कह सकते हैं 1.14% के लगभग वसा पाई जाती है ना। याद रखना, ये हो गया अपने वसा। चलो उतारो। वसा के बाद आता है प्रोटीन। क्या था बेटा? प्रोटीन। देखो प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन एक अमीनो अम्लों से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन कमी से मानव के शरीर में कवासी-ओरकोर या मरासमस रोग का नाम सुना होगा, ये दिखाई देगा आपको। तो यहाँ प्रोटीन कमी से मानव के शरीर में कवासी-ओरकोर या मरासमस दिखाई देता है। प्रोटीन मानव के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, जिसको अपन कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। और कसके प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है, और अमीनो अम्ल से मिलकर ही कह सकते हैं अपन प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलो प्रोटीन।
अगर अपन देखें प्रोटीन जो है मनुष्यों की संरचनात्मक इकाई होती है। प्रोटीन की आधारभूत इकाई जो है अमीनो अम्ल होती है। क्या होती है बेटा? अमीनो अम्ल होता है। होती है, ठीक है, अमीनो अम्ल होती है। कह सकते हैं प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। आया? तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है बेटा? अमीनो अम्लों से होता है। और प्रोटीन के आधारभूत इकाई भी क्या है? तो याद रखना अमीनो अम्ल है। मनुष्य की संरचनात्मक इकाई होती है प्रोटीन। याद रखना प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो याद रखना इसकी कमी से, प्रोटीन कमी से एक तो क्वासिओरकोर, और एक मरासमस। रोग दिखाई देगा। याद रखना अगर अपन कह सकते हैं प्रोटीन की मात्रा की बात करें फल व सब्जियों में, तो काजू में होता है बेटा कितना? 21% का लगभग होता है। ड्राई, क्योंकि अपन कह सकते हैं प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है ड्राई फ्रूट। प्रोटीन के अगर हम कह सकते हैं ऐसा कि काजू में 21% है। बादाम की बात करें तो 20% है। अखरोट भी अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर सब्जियों में देखें तो एक होता है सेम की फली, जिसमें 7.8% के लगभग होता है। अगर ताज़ा मटर की बात करें तो 7.2% के लगभग ये होते हैं। अगर कह सकते हैं अपन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं दालें, ठीक है। चलो अगर फल में मात्रा देखें तो फल में कह सकते हैं जैसे कि काजू है, काजू में 21% है। बादाम 20% है। और जैसा कि अखरोट है ना। अगर कह सकते हैं सब्जियां में तो ताजा मटर में 7.2% है। सेम की फली है, सेम फली जो होती है उसमें 7.8% का लेवल है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है ना। याद रखना अगर और कह सकते हैं सब्जियों में देखें तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। अगर प्रोटीन जिसको प्रोटीन कमी है तो है ना मूंग उड़द वगैरह इनकी दाल खाया करो, है ना। चलो इसके बाद आता है अपने पास विटामिन बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, है ना। उसमें बहुत सारी विटामिन है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन बी के बाद B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है ना। चलो मुझे बताओ विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? चलो उसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। विटामिन 6 पायरोडॉक्सिन होता है। कह सकते हैं विटामिन B12 साइनोकोबालामिन या कोबालामिन भी इसका रासायनिक नाम है ना। याद रखना विटामिन सी की बात करें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसकी कमी से इसका भी रोग होता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं ना। याद रखना। चल वैसा हो गया, उतारो एक बार। ध्यान से देखना है कैसे विटामिनों को याद करते हैं ना। एक बार में सारे विटामिन आएगी भी, यहाँ देखना। देखो
देखो विटामिन क्या है भाई, विटामिन शब्द जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है आया। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बेटा, दो शब्दों से। कौन कौन से, बीटा प्लस एमाइन से मिलकर बना है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो याद रखना, क्योंकि विटामिन की कमी होने पर मनुष्य को विभिन्न दैहिक विकारों का सामना करना पड़ता है। किससे, तो विभिन्न रोगों से उनको लड़ना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। विटामिन की खोज की बात करें तो विटामिन की खोज किसने की भाई, तो खोज में दो वैज्ञानिक आते, एक तो लियोनिन व हॉपकिंस। याद रखना। तो इस विटामिन की खोज, अगर आपसे नामकरण पूछे तो फंग नामक वैज्ञानिक हैं। अगर आपसे कोई नहीं पूछ लिया जाए कि विटामिन जो है प्रथम बार खोजा गया या पहली बार खोजा गया विटामिन, तो कौन बेटा, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृत्रिम संश्लेषण के रूप से खोजा गया, कृत्रिम और संश्लेषण, कृत्रिम संश्लेषण के रूप में खोजा गया विटामिन, तो कौन सा है, विटामिन बी। ये दोनों ऐसा विटामिन है बी और सी कि सर्वाधिक बनने वाले, क्यों मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक बनने और सर्वाधिक नष्ट होने वाले विटामिन कौन बेटा, विटामिन बी और सी। याद रखना, ये जल में विलय होता है, जल में घुलनशील विटामिन भी यही है, और मानव के शरीर में मतलब बॉडी में बिल्कुल भी ये संग्रहण नहीं होता है इनका, है ना। क्योंकि अगर पानी में विलय है, घुलनशील है, पानी पिया और यूरिन के साथ निकले, है ना, तो याद रखना। ये तो हो गई अपनी सामान्य जानकारी। आगे चलो, अब आता है विटामिन का वर्गीकरण। क्या होता है बेटा, वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण में अपन कर सकते हैं जैसा कि वसा में विलय विटामिन, कह सकते हैं जैसा कि वसा में या वसा में अघुलनशील, वसा में अविलय विटामिन आया। वसा में विलय विटामिन की अगर बात करें, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों कैसे होता है बेटा, जल में। याद रखना, ये शरीर में, मानव के शरीर में संग्रहण होता है, मतलब जमा होता है ना, मानव के शरीर में या बॉडी में जमा होता है, जबकि इनका शरीर में संग्रहण नहीं होता है ना, इनका जमाव नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लो पानी का कभी हमारे बॉडी में जमा होता है क्या, नहीं होता है ना, तो कहाँ से विटामिन का संग्रहण होगा, जमा होगा, नहीं होगा। याद रखना, ठीक है, इसका जमाव नहीं होता है। क्योंकि हमेशा याद रखना, ये शरीर, क्योंकि जो वसा में जो विलय विटामिन है ये शरीर में नष्ट कम हो गया, क्या होगा बेटा, शरीर में नष्ट कम होती है, जबकि ये क्या है, नष्ट अधिक होती है। नष्ट क्या होगी बेटा, अधिक होगी, याद रखना, ठीक है। अब चलो, ये हो गया अपना वर्गीकरण। सबसे पहले आता है अपने पास विटामिन ए।
विटामिन ए है, मैं पूरे विटामिन का नाम लिख देता हूँ, फिर एक एक को पढ़ेंगे। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी 2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है ना। इनको पढ़ेंगे। विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है ना। और जैसा कि अपन कर सकते हैं खनिज भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना कि फलों सब जो मैं कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस है ना, इनका भी खनिज लवणों का भी विशेष महत्व रहता है, तो भी देख लेंगे। क्योंकि खनिज और फास्फोरस का सबसे ज्यादा हड्डी और धातु का निर्माण करने में सहायक होता है, और तो क्या है ना। तो इन विटामिन को बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे है ना। चलो आगे देखते हैं। तो इनको एक बार देख लीजिए। तो विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन अगर आपसे पूछ ले किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस एमाइन से मिलकर बना होता है। इनकी खोज ल्यूनिन और हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इनका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? पंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और प्रथम बार खोजा गया विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। कृत्रिम और संश्लेषित रूप से खोजा गया विटामिन की बात करें तो विटामिन बी है। अगर अपन कह सकते हैं कि वर्गीकरण में देखें तो विटामिन का एक तो होता है वसा में विलय, या अपन कह सकते हैं वसा में घुलनशील, कह सकते हैं वसा में अघुलनशील विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसको बोलते हैं आदेक। ठीक है। इनका शरीर में जमाव संग्रहण होगा, तो याद ना इनका शरीर में नष्ट भी बहुत कम होती है ये विटामिन। कहते हैं वसा में अविलय विटामिन है बी और सी। याद ना ये मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक बनने और नष्ट वाली विटामिन भी यही है, और इनका नष्ट ज्यादा होता है, जमाव कम होगा। विटामिन है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है, विटामिन B9 है। कह सकते हैं जैसा कि इनका रासायनिक नाम भी लिखेंगे अभी है ना। विटामिन विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये सारे अपन देखते हैं आगे क्या है। चलो रासायनिक नाम क्या है भाई इसका? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रथोंदी या जीरोफ्थेल्मिया। रथोंदी क्या होता है बेटा? अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। नहीं देता है ना, याद रखना। विटामिन ए का अग्रगामी तो याद रखना बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को अग्रगामी, क्योंकि विटामिन ए का अग्रगामी बीटा कैरोटीन है। कौन है बेटा? बीटा कैरोटीन की अगर हम बात करें तो याद रखना कि विटामिन ए का अग्रगामी अगर कह सकते हैं तो कौन है? बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का अग्रगामी माना जाता। अगर कह सकते हैं एक आता है अपने पास कॉपर,
तांबा। तो याद रखना ये विटामिन ए के संश्लेषण को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बेटा? विटामिन ए के संश्लेषण को बढ़ाता है, संश्लेषण को बढ़ाता है और कह सकते हैं निर्माण में भी सहायक होता है, निर्माण भी करता है। याद रखिएगा। तो याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रक्तोदय न्यूरोपैथी में रोग होता है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसमें से ब्राइटनेस है ना बोलते हैं। विटामिन ए का अग्रगामी कह सकते हैं बीटा कैरोटीन। जैसा आपने देखा होगा आम का पीला रंग भी किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन वर्ण के कारण, है ना, पिगमेंट के कारण। फलों का पीला रंग कैरोटीन वर्ण के कारण होता है। हाँ, याद रखना, ठीक है। आम का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण, फलों का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण। याद रखिएगा, है ना। ये हो गया अपने पास विटामिन ए की बात। अब देखते हैं अपन विटामिन ए फल में ज्यादा है किसमें? सब्जियों में किसमें? तो विटामिन ए की मात्रा की बात करें तो किस किस में क्या होता है वो देखो। फल की बात करें तो आम है, आम के बाद जैसा कि पपीता, है ना। आम में 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट 2020 दोनों मोती विटामिन ए आया। अगर अपन सब्जी में देखें, सब्जियों में देखें तो अगर सब्जियों में इनकी मात्रा की बात करें तो सबसे ज्यादा गाजर, विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जा रहा है बेटा? गाजर। गाजर में 28,000 से 30,000 इंटरनेशनल यूनिट, याद रखना। और कसते जैसे कि बथुआ, पालक और हरी पत्तेदार हरी सब्जी जो होती है, तो ये याद रखना कि अब अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत सब्जी में कौन है, तो याद रखना। अब आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। आया विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमीन, थायमीन। रासायनिक नाम क्या बेटा इसका? विटामिन B1 का थायमीन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। बेरी रोग दिखाई देगा। याद, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग दिखाई देता है। अगर अपन देखें विटामिन बी किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा? फलों में। तो याद रखना अखरोट है, अखरोट की बात करें जैसे कि पपीता है ना, अखरोट है, काजू है, बादाम है। क्योंकि कह सकते हैं जैसे कि क्योंकि फलों में अगर न्यू देखें तो अपन कन्यू कह सकते हैं ड्राई जो फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट अगर कह सकते हैं विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर सब्जियों में देखें तो मिर्च, पालक है, सब्जियों में अगर अपन विटामिन बी की बात करें तो कह सकते हैं मिर्च है, मिर्च के बाद कह सकते हैं जैसा कि पालक है ना, मिर्च है, पालक है और कह सकते हैं जैसे कि मटर है,
तो ये भी सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन बी का। फलों में अखरोट, काजू, बादाम है, मिर्च, पालक और टमाटर, इनमें विटामिन बी का वन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर विटामिन बी टू की बात करें, विटामिन बी की बात टू की बात करें तो राइबोफ्लेविन, क्या नाम इसका, रासायनिक नाम क्या है भाई, राइबोफ्लोविन। क्या होता है बेटा, इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी टू का राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम होता है। और याद ना, इसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी टू की कमी होने पर कसते, जैसा कि आपने देखा होगा त्वचा का कुरूप होना, फटना, है ना, त्वचा का कुरूप होना, मतलब जो कह सकते हैं फटना, त्वचा का दरारें चलना। आपने कभी देखा होगा कि अपनी जो चमड़े होते हैं उस पर क्या होता है बेटा, त्वचा होती है, उसमें दरारें चलने लगती है ना, तो उसका कुरूपना, त्वचा का फटना। तो अगर अपन कसते हैं फलों में अगर देखें, इसका अच्छा स्रोत है विटामिन बी टू का, तो बेल पत्र है, पपीता है, लीची है। तो बेल पत्र है, पपीता है, लीची है। बेल पत्र है, पपीता है और लीची है। अगर सब्जियां देखें तो सब्जियां में वही मिर्च, पालक और मेथी। मिर्च, पालक, मेथी सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन बी टू का, है ना, याद रखना। अब आता है विटामिन बी थ्री, जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है बेटा, और इसकी कमी से पेलेग्रा या गंजापन की समस्या दिखाई देगी आपको, है ना। इसको बोलते हैं नियासिन। विटामिन बी थ्री से तो याद रखना पेलेग्रा रोग होता है इसमें, या गंजापन। विटामिन बी थ्री का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो याद रखना सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जैसे लीची है फल में, और सब्जी में देखें पालक है, मिर्च है ना, याद रखना। उदाहरण अभी विटामिन और है, विटामिन बी फाइव है, विटामिन बी सिक्स है, विटामिन बी सेवन है, विटामिन बी नाइन है, विटामिन बी 12 है ना, विटामिन बी 12। तो इनका अपन रासायनिक नाम कुछ महत्व बिंदु लिख लेते हैं, है ना, आगे देखते हैं। क्योंकि ऐसा तो विटामिन बी फाइव जो पेंटाथीनिक जो एसिड होता है, ये सबसे ज़्यादा डेयरी उत्पादों से प्राप्त होता है ना। अगर कह सकते हैं विटामिन बी सिक्स है, पैराडॉक्सिन है, सबसे ज़्यादा अपन कह सकते हैं इसमें आलस, सुस्ती, कमजोर वगैरह, शरीर कमजोर हो जाता है विटामिन बी सिक्स की कमी से। ड्राई फ्रूट सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, कद्दू वर्गीय सब्जियां भी सबसे बेस्ट मानी जाते हैं। अगर अपन और कह सकते हैं जैसे विटामिन बी सेवन, उसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। तो याद रखना हरी पत्तीदार इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन बी नाइन की बात करें तो याद रखना विटामिन बी नाइन की कमी से खून की कमी आ जाती है, उसको बोलते हैं एनीमिया रोग, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा विटामिन बी नाइन की कमी दिखाई देती है किसमें, गर्भवती महिलाओं में, है ना, खून की कमी उनमें आती है सबसे ज़्यादा। अगर कह सकते हैं विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन है, क्योंकि ये किसी में भी विटामिन बी 12 नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये अंडा, मांस, मछली, सबसे ज़्यादा मांस में, सर्वाधिक मांस में विटामिन बी 12 पाया जाता है। याद रखना ये एकमात्र द्रवित्वक विटामिन होती है ना, याद रखना। इसमें भी शरीर में खून की कमी आ जाती है ना, एनीमिया रोग होता है विटामिन बी 12 से भी, याद रखिएगा, है ना। चलो तो इनके बारे में अपन लिख लेते हैं कुछ।
इनका रासायनिक नाम लिख लो कुछ। पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक एसिड या अम्ल भी लिख सकते हो ना। पैराडॉक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, और इसको बोलते हैं कोबालामिन। ये इसको साइनाकोबालामिन भी बोलते हैं। याद रखेगा, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं डेयरी उत्पादों से प्राप्त होता है विटामिन B6 जो पैराडॉक्सिन है। तो याद रखना इसकी अपन यूँ कह सकते हैं इसको, विटामिन B6 जो पैराडॉक्सिन, इसमें आलस या कमजोर, बायोटीन है क्योंकि यह कद्दू वर्गीय सब्जियों का सेवन करो या ड्राई फ्रूट है उससे प्राप्त होता है। फोलिक एसिड में खून की कमी होगी, इसमें खून की कमी दिखाई देगी सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को। गर्भवती महिलाओं को आपको दिखाई देगा। साइनाकोबालामिन ओनली मांस, अंडा और मछली में पाया जाने वाला विटामिन है। क्योंकि विटामिन B12 किसी से भी प्राप्त नहीं होता है, ओनली किससे होता है बेटा, ये होता है इसमें भी खून की कमी आती है ना। इसकी कमी आने पर क्या होती है बेटा, खून की कमी आती है। खून की कमी आती है जिससे अपन एनीमिया रोग बोलते हैं, एनीमिया रोग बोलते हैं। आया। चल अब आते हैं अपने पास विटामिन 6, सॉरी विटामिन 6 का विटामिन C है ना। विटामिन B6 तो लिख ही लिया, पैराडॉक्सिन है। टाइम कितना हुआ, चल अभी अपने पास 15 मिनट हो रहे हैं, उसके बाद अपनी क्लास जो यहीं एंड कर दिया जाएगा। चल विटामिन C, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना एस्कॉर्बिक एसिड। इस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। तो इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन C जो है अपन कह सकते हैं जैसा कि याद रखना इसका अगर अपन कह सकते हैं एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। और घाव को भरने वाली विटामिन भी इसे कहा जाता है। और चिकित्सा उद्योग
चिकित्सा उद्योग में काम आने वाले विटामिन भी कौन से, तो सी ए याद। तो विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, घाव को भरने वाले विटामिन भी कहते हैं। चिकित्सा उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन सी आपने देखा हो सर्दी जुकाम वाली जो एंटीबायोटिक जो दवा दी जाती है उनमें इसका उपयोग, विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग आपको दिखाई देगा। अगर अपने इनकी मात्रा की बात करें तो फलों में विटामिन सी की मात्रा की बात करें तो बारबेडीज चेरी है, आंवला है, आंवला के बाद जैसा कि अमरूद है, नींबू वर्गीय परिवार है, नींबू वर्गीय परिवार और खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। अगर सब्जियों में देखें तो धनिया की पत्तियां क्या होती है बेटा, धनिया की पत्तियां और मिर्च, तो मिर्च में तो सबसे ज्यादा प्रोटीन विटामिन सी पाई जाती है। सब्जियां देखें तो सबसे पहले रहती है मिर्च, धनिया की पत्तियां, ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। आया, अब देखते हैं विटामिन डी, इसको उतारो लिखो पहले। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी मनुष्य के शरीर में हड्डियों का निर्माण करते हैं। तो विटामिन डी हमारे मानव के शरीर में क्या कार्य करता है, तो याद ना, वह हड्डियों का निर्माण करता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और आप कह सकते हैं जैसा कि ऑस्टियोमलेशिया भी उसी से होता है ना, तो क्योंकि रिकेट्स तो छोटे बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो है बुजुर्ग आदमियों में सबसे ज्यादा यह दिखाई देगा। आपको याद रखना विटामिन डी की कमी होने पर फास्फोरस और कैल्शियम की कमी भी दिखाई देगी। और विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो प्राकृतिक रूप से सूर्य की रोशनी से ही प्राप्त होती है, ना कि किसी से भी नहीं होती है, याद रखना। दूसरी बात करें विटामिन डी कह सकते हैं कि सूर्य के साथ साथ अपन सूर्य की जो परावैंगनिक किरणों से साथ तो जो प्राप्त होती है, लेकिन अपन कह सकते थोड़ी बहुत जो है मशरूम से भी प्राप्त हो, इसलिए मशरूम सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश में है ना, याद रखना। चलो विटामिन डी के बारे में रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन डी का, तो ये रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। अगर अपन यूँ कह सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। याद रखना विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो याद आना रिकेट्स और याद आना ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया रोग दिखाई देगा, याद रखना। और कह सकते जैसा कि अगर विटामिन डी की कमी हुई तो फास्फोरस और कैल्शियम इनकी भी कमी पाई जाती है, याद रखना, है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है कैल्सीफेरॉल, क्योंकि एकमात्र ऐसा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है और कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। विटामिन डी की अगर कह सकते हैं वसा में विलय
उसमें विनय विटामिन है, विटामिन होती है, ये भी याद रखिएगा। अगर अपन विटामिन डी की अगर बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से रोशनी से प्राप्त होती है, लेकिन अपन कह सकते हैं मशरूम से भी प्राप्त होती है ना। मशरूम में भी थोड़ी बहुत विटामिन डी पाई जाती है ना, याद रखना। चलो विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल। क्या होता है बेटा? टेकोफेरोल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। विटामिन ए को एंटी स्टिमुलेटिव विटामिन भी कहा जाता है। स्टिमुलेटिव मतलब भाजपन, है ना। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में, अगर आपको कह सकते हैं महिलाओं में तो प्रजनन क्षमता कमी पाई जाती है। अगर विटामिन ए, अगर महिला जो है स्त्रियों में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसमें प्रजनन क्षमता कमी पाई जाती है। अगर पुरुषों में देखें तो भाजपन की समस्या दिखाई देगी। अगर कह सकते हैं विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है स्वीट मेज, मतलब मक्का, स्वीटी मक्का मतलब मीठी मक्का होती है, कह सकते हैं बादाम है, कटेल है और अंकुरित अनाज है। ये सभी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। या चल विटामिन ई की बात करें, टेकोफेरोल, रासायनिक नाम हो गया। विटामिन ई को कह सकते हैं एंटी स्टेलिटी भी कहते हैं। विटामिन ए को एंटी स्टेलिटिक विटामिन भी कहते हैं। आया। महिलाओं में विटामिन ए की कमी से महिलाओं में प्रजनन क्षमता में कमी पाई जाती है। जबकि अगर अपन कह सकते पुरुषों में बांझपन की समस्या दिखाई देगी। बांझपन की समस्या दिखाई देगी, याद रखना, ठीक है। और अगर विटामिन ए का अच्छा स्रोत की बात करें, स्वीट मेज, कटहल है, अंकुरित अनाज है, ये सभी क्या है बेटा? विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है ना। आगे और देखें विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनिन। क्या होता है बेटा? फाइलोक्विनिन होता है। और विटामिन के को एंटीकोगुलेंट विटामिन भी कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर में अगर विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, ये याद रखना। विटामिन के की बात करें, फाइलोक्विनोन, तो याद रखना विटामिन के का रासायनिक नाम होता है बेटा फाइलोक्विनोन। क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, और इसे अपन कह सकते हैं एंटीकोगुलेंट विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो याद ना विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी होने पर, विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है।
याद रखिएगा। तो विटामिन के का राशि नाम होता है फाइलोक्विनोन, एंटीकोगुलेंट विटामिन कहते हैं। और विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर अपन कहें फॉर एग्जांपल पर देखें तो इनकी विटामिन के किस में पाया जाता है, तो ड्राई फ्रूट देखें तो काजू है, बादाम है, अखरोट है, इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बेटा, याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा ये पाई जाती है के पाई जाता है, विटामिन के, है ना, याद रखिएगा। तो हमारे ये कह सकते हैं हमारा जो विटामिन वाला जो पूरी विटामिन थे वो मैंने आपको पूरी विटामिन करवा दी है। विटामिन बी भी पूरी करवा दी है। अपन कह सकते हैं खनिज, अपन यूँ कहें हमारे उद्यान के खनिज एवं लवणों का भी कुछ महत्व है। तो दो ऐसे खनिज लवण है जैसा कि कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो फल और सब्जियों मानव के शरीर में विभिन्न खनिज लवणों का भी विशेष महत्व होता है। यह लवणों की पूर्ति होती है। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम मनुष्य में कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फलों में देखें तो लीची है, करोंदा है, अखरोट है, इनमें सभी में कैल्शियम सबसे अच्छा मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि पत्तीदार हरी पत्तीदार सब्जियां, मेथी, इन सभी में क्या पाया जाता है बेटा, कैल्शियम है। अगर न्यू कहें कि फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस मनुष्यों में हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। फास्फोरस ड्राई फ्रूट है, चौलाई है, क्योंकि फास्फोरस को चौलाई में भी सबसे ज्यादा, हरी पत्तीदार सब्जी चौलाई में भी ये होता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं जैसा कि अगर खनिज लवणों की बात करें तो खनिज लवणों में दो आता है अपने पास, कौन, एक तो कैल्शियम है और एक फास्फोरस है। कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों व दांतों